जो एक क्लासिक अप्रोच होती थी हाई कोर्ट की पहले, उसमें ये होता था कि अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग फाइल हो गई है, कोई एफआईआर फाइल हो गई है, तो उसमें हस्तक्षेप का शुरू में, जिसको बोलते हैं प्राइमा फेसाई, या शुरू की जो स्टेज होती है, नेसेंट स्टेज जिसको बोलते हैं, उसमें जो हस्तक्षेप था हाई कोर्ट का वो बहुत ही कम केसेस में होता था। और उनका सिंपल उसमें ये जवाब होता था कि अभी शुरुआत है केस की और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। अगर हम एफआईआर पढ़ते हैं तो उसमें ऑफेंस बनता है। हाई कोर्ट को प्रिलिमिनरी स्टेज में इस बात को देखना होगा कि सिविल लायबिलिटी बनती है कि क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है ऑन द फेस ऑफ इट, और उसके हिसाब से चलना होगा। जब तक मामले सुप्रीम कोर्ट तक आते थे तब तक काफ़ी देर हो गई होती थी, और तब तक मामला या तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की स्टेज पे या ट्रायल शुरू हो गया होता था। तो कुछ व्यवस्थाओं में सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने तक लगाए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे, आरोपी पे जो कंप्लेनेंट है, इस तरह के फॉल्स केसेस करने के लिए। तो देखना होगा कि एफआईआर या क्रिमिनल कंप्लेंट कोई भी ऑफेंस डिस्क्लोज करती है कि नहीं है, या वो एफआईआर या प्रोसीडिंग रिटेलिएशन में है, काउंटर ब्लास्ट में है, कोई दुर्भावना से करी गई है। ये आपको प्राइमा फेसाई देखना होगा शुरू की स्टेज में। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण, ये देखना होगा कि इसेंशियली ये जो मसला है ये सिविल डिस्प्यूट तो नहीं है, और इसको क्रिमिनल कलर या उसको ड्रेसअप करके एज अ क्रिमिनल केस फाइल करा गया है। तीसरा, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो क्रिमिनल प्रोसेस आपने शुरू करा है, मतलब जो आरोपी ने शुरू करा है, ये किसी तरह से मैलिशियसली तो नहीं इन्वोक करा गया है, किसी ऐसी भावना से जिसमें मैलिस हो या दुर्भावना हो, और ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस तो नहीं है, और हैरेस करने के लिए तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल ही 2-3 बेहतर जजमेंट दिए 482 को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हाई कोर्ट की एक जिम्मेदारी भी है। ठीक है, आप मिनी ट्रायल नहीं करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है कि ये देखना कि जो एफआईआर लिखाई गई है या जो कंटेंट बनाया गया है, जो एलिगेशन बनाया है, उसके पीछे की क्या मकसद है। दो उद्देश्य हैं, जिसमें एक तो यही है जो न्यायपालिका का जो प्रोसेस है उसका संरक्षण करना, कि किसी भी तरह से आप कोर्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे अपना मकसद अचीव करने के लिए, और उसमें एक तरह से उसका दुरुपयोग हो। दूसरा, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यही है कि जिस पे आरोप लगता है सबसे पीड़ित वही होता है, उसी को पूरा झेलना पड़ता है, चाहे कोर्ट जाने का हो, चाहे वर्स स्टिल ट्रायल का हो। जब इस तरह का मसला सामने आता है तो उसको लेके हाई कोर्ट जाना चाहिए, और हाई कोर्ट जाते समय अपना जो डिफेंस है उस स्टेज पे अपना डिफेंस तो यही होगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर है तो आपके पास वो कागज़ होने चाहिए। अगर मसला किसी और को लेके है, कोई महिला को लेके है, या कोई एग्रीमेंट को लेके है, या किसी लैंडलॉर्ड या टेनेंट के साथ क्या आपस का झगड़ा है, तो कागज़ आपके पास होने चाहिए। वो प्रथम दृष्टया एविडेंस होगा कि ये मामला सिविल नेचर का है। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज हम बहुत खास मुद्दे पर, जो लगातार आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, यानी कि झूठा मामला अगर दर्ज हो गया है या झूठी एफआईआर दर्ज हो गई है, उससे कैसे खारिज करें। आप लगातार ये प्रश्न पूछते हैं कि साहब अब जाएं कहां, क्योंकि निचली अदालत का काम तो उस मामले को चलाना है, और चलाने का मतलब कि 10 साल तक आप वेट कीजिए। जब जजमेंट आएगा, आप बेगुनाह थे, गुनहगार थे, उसका फैसला तो 10 साल के बाद आएगा। लेकिन कहा भी जाता है कि ये जो क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीजर है, प्रोसेस है, ये अपने आप ही सजा है। तो क्या किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर होती है या इस तरह का कोई मामला दर्ज होता है, तो उसके लिए प्रथम उसे क्या करना चाहिए? क्या हाई कोर्ट की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए? और हाई कोर्ट की अगर पावर का इस्तेमाल करना चाहिए तो उसे कैसे करना चाहिए? आज इन्हीं सब बातों के लिए हम आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में डेजिग्नेट सीनियर एडवोकेट आरपी मल्होत्रा साहब के पास। आरपी मल्होत्रा साहब, इससे पहले आपने देखा होगा लैंड एक्विजिशन पर उनके साथ हमारे वीडियो हुए, और तमाम विभिन्न विषयों पर भी उन्होंने बोला है। इसी वीडियो के ऊपर हम लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं अगर आपका मैटर लैंड एक्विजिशन का है। आज लेकिन 482 यानी कि जो फिर 482 सीआरपीसी और नए कानून के तहत 2023 में जो नया कानून है उसके तहत 528 बीएनएसएस की पावर, हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर। मल्होत्रा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। आज जिस विषय को हमने उठाया है और आप
जैसे अनुभवी वकील के पास हम इसलिए आए क्योंकि आम आदमी को समझ नहीं आता है कि इस तरह के मामलों में वो कहाँ जाए। तो सबसे पहले तो मैं आसान भाषा में 482 सीआरपीसी या 528 बीएनएस, इसको आम आदमी की भाषा में कृपया बताएं। विप्लव जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सर। आपने मुझे पुनः आमंत्रित किया। इस विषय पे जो क्वॉशिंग का या जो एफआईआर और जो एक्शन होते हैं, क्रिमिनल एक्शंस, उनको लेके, और जो पावर्स हैं, जो शक्ति है हाई कोर्ट के पास उसको क्वॉश करने की, बहुत ही इस समय का ये चर्चित और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये इशू है। ये करके कि जो न्याय व्यवस्था है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए न्यायपालिका का, और दूसरा जो आरोपित है, जो अक्यूज़्ड है, जिसके खिलाफ एफआईआर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसके जो संवैधानिक अधिकार हैं और उसके जो मूल अधिकार हैं उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसके राइट्स का सेफगार्ड होना चाहिए। तो ये जो व्यवस्था दी गई है, जो पुराना हमारा सीआरपीसी था, उसमें 482 का जो प्रोविज़न है, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा का जो संहिता है, उसमें 528 का प्रोविज़न है, और मोटी तौर से एक समान ही पावर देता है हाई कोर्ट को। बेसिकली 3 उद्देश्य हैं जो नई वाली व्यवस्था है, कि उसमें जो बीएनएसएस के तहत जो ऑर्डर्स पास होते हैं उसको इफेक्ट देने का, दूसरा कि जो न्याय का प्रोसेस है, कोर्ट प्रोसेस है, उसका दुरुपयोग या अब्यूज़ ना हो, और तीसरा ये, और सबसे अहम, कि जो जस्टिस है, जो न्याय है, उसको सिक्योर करने के लिए वो आदेश हाई कोर्ट से अपेक्षित हैं कि जिससे किसी तरह का उसमें इनजस्टिस और अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ना हो। करेक्ट सर। एफआईआर अगर बाय द वे दर्ज हो गई है, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाई कोर्ट किन परिस्थितियों को, आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे समय से 4 दशक से आप प्रैक्टिशनर लॉयर हैं और बहुत सैकड़ों की संख्या में आप रेट एसएलपी में आप पेश हो चुके हैं, खुद डेजिग्नेट सीनियर एडवोकेट हैं आप। हाई कोर्ट किन परिस्थितियों में उस एफआईआर को अगर बाय द वे हो गई है और उसका पीछे का मोटो अलग है, उसके पीछे का ये था कि साहब एक सिविल डिस्प्यूट था, उसको क्रिमिनल बना दिया, वो किन परिस्थितियां, वो परिस्थितियां कृपया हमारे दर्शकों को। विप्लव जी, इसमें ऐसा है कि जो एक क्लासिक अप्रोच होती थी हाई कोर्ट की पहले, उसमें ये होता था कि अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग फाइल हो गई है, कोई एफआईआर फाइल हो गई है, तो उसमें हस्तक्षेप का शुरू में, जिसको बोलते हैं प्राइमा फेसाई, या शुरू की जो स्टेज होती है, नेसेंट स्टेज जिसको बोलते हैं, उसमें जो हस्तक्षेप था हाई कोर्ट का, वो बहुत ही कम केसेस में होता था, और उनका सिंपल उसमें ये जवाब होता था कि अभी शुरुआत है केस की और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। अगर हम एफआईआर पढ़ते हैं तो उसमें ऑफेंस बनता है, उसके बियॉन्ड वो कुछ नहीं देख रहे थे, और उनका ये था कि जब एविडेंस लीड होगा और जब ट्रायल होगा तब मामला देखा जाएगा, चाहे ट्रायल की स्टेज में या उसके पहले डिस्चार्ज की स्टेज में। अब हाल के टाइम में इधर जिस तरह के केसेस आए हैं, चाहे मैट्रिमोनियल केसेस हों, चाहे पारिवारिक हों, चाहे लैंड डिस्प्यूट्स को लेके हों, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हों, इतने मसले आए हैं जहां पर एक सिविल जो लायबिलिटी थी और जो सिविल कोर्ट में जानी चाहिए, जिसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनको क्रिमिनल कलर देके, फौजदारी का कलर देके एफआईआर फाइल तमाम सारी हो गई हैं। ठीक है। और उसको लेके मामले पहुँचे सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट का हाल के दिनों में, और मैं आपसे कहूँगा अभी हाल में 3 सितंबर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। फैसले कुछ इस प्रकार से थे कि आपको, मतलब हाई कोर्ट को, प्रिलिमिनरी स्टेज में इस बात को देखना होगा कि सिविल लायबिलिटी बनती है कि क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, ऑन द फेस ऑफ इट, और उसके हिसाब से चलना होगा। जब तक मामले सुप्रीम कोर्ट तक आते थे तब तक काफ़ी देर हो गई होती थी, और तब तक मामला या तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की स्टेज पे या ट्रायल शुरू हो गया होता था। तो कुछ व्यवस्थाओं में सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने तक लगाए हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे, आरोपी पे, जो कंप्लेनेंट है, इस तरह के फॉल्स केसेस करने के लिए। अभी हाल में जिस मुकदमे और जिस फैसले का मैं जिक्र कर रहा था 3 सितंबर को, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यवस्था है ये क्वॉशिंग के क्षेत्र में, कहा कि आप इसमें 4 स्टेप का एक टेस्ट है, उसको हाई कोर्ट को अडॉप्ट करना होगा, जिससे कि जितनी भी परिस्थितियां हैं जो अनुकूल नहीं हैं
क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए उसको आपको कंसिडर करके और फिर ये राय बनानी होगी कि ये एफआईआर मेंटेनेबल है कि नहीं है। तो पहले उसमें यह था कि आपको देखना होगा कि एफआईआर क्रिमिनल कंप्लेंट कोई भी ऑफेंस डिस्क्लोज करती है कि नहीं है, या वो एफआईआर प्रोसीडिंग रिटेलिएशन में है, काउंटर ब्लास्ट में है, कोई दुर्भावना से करी गई है। ये आपको प्राइमा फेसाई देखना होगा शुरू की स्टेज में ही। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण ये देखना होगा कि इसेंशियली ये जो मसला है ये सिविल डिस्प्यूट तो नहीं है और इसको क्रिमिनल कलर या उसको ड्रेसअप करके एज अ क्रिमिनल केस फाइल करा गया है। तीसरा आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो क्रिमिनल प्रोसेस आपने शुरू करा है, मतलब जो आरोपी ने शुरू करा है, ये किसी तरह से मैलिशियसली तो नहीं इन्वोक करा गया है, किसी ऐसी भावना से जिसमें मैलिस हो या दुर्भावना हो, और ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस तो नहीं है और हैरेस करने के लिए तो नहीं है, वो चीज़ देखनी होगी। और चौथा और सबसे ज़रूरी ये भी देखना होगा कि जो एलिगेशंस हैं ये कितनी देर से करे गए हैं, क्या टाइम पीरियड था, डिले क्या है, कोलैबोरेशन है कि नहीं, अनकोलैबोरेटेड हैं, और वेग मतलब ना उसमें कोई सिर ना कोई पैर, उस तरह से करके जस्ट फॉर द सेक ऑफ फाइलिंग एफआईआर। और उसमें फिर सबसे बड़ी बात ये निकलती है कि ऐसी स्थिति में प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू करना इनजस्टिस होगा या नहीं। तो उनका ये मानना था कि इसी स्टेज पे आपको ये फैक्टर्स हाई कोर्ट को देखने हैं और फिर एफआईआर को क्वैश करने का सर संभव है कि जब आप दर्शकों को, हमारे दर्शकों को ये समझा रहे हैं 4 स्टेप, तो क्या किसी साधारण हम उदाहरण से इसको, किसी व्यक्ति के उदाहरण से या 2 व्यक्तियों के उदाहरण से लेके आसान भाषा में समझा सकते हैं इस बात को, जो 4 स्टेप की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है? देखिए, उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको एक ये दे सकता हूँ, जैसे अगर किसी का कोई ज़मीन का मसला हो या अगर पारिवारिक मसला हो, अगर एक परिवार में कोई विल हो या किसी तरह का बंटवारे की स्थिति हो, तो अगर विल होती है तो एक कागज़ होता है, और अगर कोई बंटवारा होता है उसका भी कागज़ होता है, और उसको अपना एक शेप लेना होता है। अगर कोई भी उस परिवार में फैमिली मेम्बर उससे प्रभावित है या उससे एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है, तो उसको ये नहीं कहना है कि ये दूसरी पार्टी ने जाके चीटिंग करी है हमारे साथ, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, या किसी तरह का उसने ऐसा वो करा है जिसकी वजह से वो एफआईआर फाइल करे। एक तो ये, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दूसरा है कि अगर कोई अग्रीमेंट है, कोई लैंड सेल की ट्रांजैक्शन हुई है, अग्रीमेंट टू सेल है, या उसमें कोई सेल डीड भी है, तो उसमें कोई भी पार्टी ये नहीं कर सकती है कि ये किसी तरह का इसमें दुर्भावना थी। वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर फ़र्ज़ किया कोई पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही है या जिससे अपेक्षा की परफॉर्म करे, वो अगर नहीं कर रही है तो मामला सिविल कोर्ट में जाएगा, इसकी एफआईआर नहीं हो सकती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये, या तो मैट्रिमोनियल क्षेत्र उसको कह लीजिए, या आप वो कह लीजिए कि उस तरह का पारिवारिक क्षेत्र जहाँ पर कुछ अगर संबंध रहते हैं कोई महिला या कोई पुरुष के बीच में, और वो कंसेंट से होते हैं, तो टाइम के बाद, कुछ समय के बाद, अंतराल के बाद, किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अधिकतर देखा गया है कि महिलाओं की तरफ से इस तरह के केसेस बाद में आते हैं। 376 तक लगा दिए 376 भी हो जाता है, चाहे अपनी वजह से, चाहे पारिवारिक दबाव की वजह से, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि जो न्यायिक व्यवस्था है उसका बहुत दुरुपयोग हो जाता है। मतलब पहले हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो सर बात कह रहे हैं कि पहले एक कंसेंसुअल रिलेशनशिप में था, दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे थे, शादी नहीं की थी लेकिन हस्बैंड वाइफ की तरह रहे, वो सालों तक रह रहे थे। अब 6-7 साल होने के बाद दोनों के बीच किसी ना किसी कारण से मतभेद हुआ, महिला गई और उसने जाके रेप का मुकदमा लिखा दिया कि 6-7 साल से हम रह रहे थे और ये हमारे साथ लगातार रेप कर रहे थे। तो सर जो बात कह रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए कह रहे हैं कि इस तरह के मामलों को उन्हीं 4 स्टेप के तहत लाया जाएगा और खारिज किया जाएगा। सर मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जब कोई एफआईआर फाइल होती है तो जो आरोपी होता है वो कुछ सोच के ही उसको करता है, चाहे दुर्भावना से कर रहा हो, चाहे वास्तविक रूप से परेशानी उसकी वजह से कर रहा हो। तो मसला जब कोर्ट के सामने आता है, जब आरोपित या जो अफेक्टेड पार्टी है जब कोर्ट में जाती है, जब हाई कोर्ट में जाती है, तो हाई कोर्ट का काम ये होता है, ये मैं कहूँगा आसान नहीं है, लेकिन अपने तजुर्बे को लेके जो जज होते हैं और अपना जो उनका एक्सपीरियंस और जो उनकी सोच होती है,
उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी ये करी है कि आप इसमें बहुत बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट करेंगे। हाई कोर्टों के लिए ये निर्देश और ये उनका संदेश है, और आप एक प्रैग्मेटिक और कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन अप्रोच लेंगे उसमें, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, उसके बेसिस पे आप इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि ये एक्चुअली मिसयूज़ है और ये क्रिमिनल इसको फॉर्म नहीं लेना चाहिए। जैसे आप जो कह रहे थे, चाहे कंसेंट की बात हो, चाहे वो बात हो कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल मामला है, चाहे ये भी बात हो कि सालों बाद कोई जनाब भी अगर कोई आरोप कर रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो मेंटेनेबल। जो आपने बात कही उस पर मुझे याद आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल ही 2-3 बेहतर जजमेंट दिए 482 को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हाई कोर्ट की एक जिम्मेदारी भी है। ठीक है, आप मिनी ट्रायल नहीं करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि ये देखना कि जो एफआईआर लिखाई गई है या जो कंटेंट बनाया गया है, जो एलिगेशन बनाया, उसके पीछे की क्या मकसद है। मान लीजिए साहब मकसद ये था कि साहब पति पत्नी का झगड़ा था और कई साल तक रहे, पति पत्नी का बाद में झगड़ा हो गया। अब चूंकि उनके जीजा जी रह रहे हैं यूएस में, बहन रह रही है उसके साथ शादी करके यूएस में, चूंकि आपको हस्बैंड उसकी परिवार को लपेटना था, इसलिए जीजा जी को अमेरिका वाले आपने लाट दिया, और एफआईआर में आप ये लिख के आ गए कि साहब वो तो जीजा जी का फ़ोन आता था, तो ये मेरे सास ससुर उससे इन्फ्लुएंस हो जाते थे। तो जो बात आप कह रहे हैं मुझे लगता है वो उस डायरेक्शन में जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी है। मेरा जो अगला प्रश्न इसके लिए है कि 482 में जनरली ऐसा देखा जाता है कि हाई कोर्ट फर्स्ट इंस्टांस में कह देता नहीं 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 हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, आप जाइए और ट्रायल फेस करिए। सर ये थोड़ा एक आम आदमी के लिए बड़ा प्रश्न होता है कि आप प्रथम दृष्टया साहब मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर है, आपने मुझे कह दिया ट्रायल झेलने के लिए। हमारे यहाँ क्रिमिनल प्रोसेस अपने आप में पनिशमेंट है। मैं 10 साल तक जा रहा हूँ कोर्ट, आ जा रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ, रोज़ डेट पे डेट ले रहा हूँ, आप तो जानते हैं इस हकीकत से। तो क्या किन मुद्दों में, या आपका अनुभव क्या कहता है कि किन मुद्दों में हाई कोर्ट सीधे क्वैश करता है या कहता है कि जाइए ट्रायल फेस करिए? वो किस तरह के, वो क्या कॉन्क्रीट विषय हैं, वो थोड़ा सा हमारे। ये जो जुरिस्डिक्शन है 482 या अभी जो 528 BNSS का है, इसका परम उद्देश्य यही है। 2 उद्देश्य हैं, जिसमें एक तो यही है जो न्यायपालिका का जो प्रोसेस है उसका संरक्षण करना, कि किसी भी तरह से आप कोर्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे अपना मकसद अचीव करने के लिए, और उसमें एक तरह से उसका दुरुपयोग हो। दूसरा, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यही है कि जिस पे आरोप लगता है सबसे पीड़ित वही होता है, उसी को पूरा झेलना पड़ता है, चाहे कोर्ट जाने का हो, चाहे वर्स स्टिल ट्रायल का हो। तो उसमें यह है कि जो मेरा तजुर्बा रहा है और जो मेरी राय भी है सब लोग के लिए, वो ये है कि जब इस तरह का मसला सामने आता है तो उसको लेके हाई कोर्ट जाना चाहिए, और हाई कोर्ट जाते समय अपना जो डिफेंस है उस स्टेज पे अपना डिफेंस तो यही होगा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर है तो आपके पास वो कागज़ होने चाहिए। अगर मसला किसी और को लेके है, कोई महिला को लेके है, या कोई एग्रीमेंट को लेके है, या किसी लैंडलॉर्ड या टेनेंट के साथ के आपस का झगड़ा है, तो कागज़ आपके पास होने चाहिए। वो प्रथम दृष्टया एविडेंस होगा कि ये मामला सिविल नेचर का है, और वो बहुत ज़रूरी है। और उसमें कई और बातें भी आ जाती हैं, आप जो भी साक्ष्य, जो भी एविडेंस अपने साथ आप रख सकते हैं उसको रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि बाद में आपके पास कोई मटेरियल ही नहीं है, क्योंकि आप उस स्टेज पे अपना डिफेंस दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है जब उन्होंने हाई कोर्ट को हिदायत दी है कि आप इन मसलों को गहनता से और बैलेंस्ड वे में देखेंगे। इसका मतलब जो शुरू की स्टेज है, जिसको नेसेंट स्टेज बोला जाता है, प्राइमा फेसाई, आपको ये मामला देखना है कि बनता है कि नहीं बनता है। तो इसलिए पूरा अधिकार है आरोपित का जाने का, और ये फ़र्ज़ है, ड्यूटी है हाई कोर्ट की उसको देखने की। और अगर वो रिलीफ देने से इनकार करती है तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जो है, सुप्रीम कोर्ट आके वो लागू निश्चित रूप से आपकी बात में बिल्कुल आपने क्लियर कहा, आपने वो कानूनी व्यवस्था बनाई। लेकिन एक बड़ी अजीब सी ये थिन लाइन है जहां सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि साहब आप मिनी ट्रायल ना करें, जहां सुप्रीम कोर्ट ये कहता है नेसेंट स्टेज है,
बहुत प्रारंभिक स्टेज है, मस्त हस्तक्षेप करिए। जहां सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि साहब ये आप हर मुकदमे को ऐसे नहीं खारिज कर सकते हैं, फिर तो ट्रायल कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं रह गया, आप आया और आपने उड़ा दिया। ये रेखा को मतलब कैसे बहुत बहुत हल्के से डिफाइन की गई है, जहां सुप्रीम कोर्ट की मंशा तो ये है कि आप देखें कि उसके पीछे का मकसद क्या है, और मकसद के लिए उसके पास एविडेंस, और जब आप एविडेंस दिखाने की कोशिश करते हो तब हाई कोर्ट आपसे ये कहता है कि साहब 482 में हम यहाँ ये बैठे, आपका ट्रायल करने नहीं बैठे हैं। तो ये बड़ी एक असमंजस की स्थिति आम आदमी के लिए। और मैं आप चूंकि दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट में हैं, मैं हज़ारों ऐसे एडवोकेट्स को भी जानता हूँ जो लगातार ये बात कहते हैं कि साहब हमें ये प्रॉब्लम आती है, हम अपनी बात तो कहते हैं लेकिन कोर्ट कहता है कि नहीं साहब ये तो आप ट्रायल कर रहे हैं, तो हम अपनी बात फिर कैसे बताएं। इसको थोड़ा सा अगर आप बेहतर बता दें अपने अनुभव से। विप्लव जी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल सत्य है और थोड़ा कठोर सत्य है। किसी भी वकील के लिए आसान नहीं होता है जो आप कह रहे हैं कि अपना एविडेंस पेश करने का, या जिसके बारे में यही समझिए कि आप एविडेंस देंगे। मैं एक तो उसका इस शुरू की स्टेज में, नेसेंट शुरू की स्टेज में उसको बोलूँगा अपना डिफेंस, बेसिकली ये ओपिनियन कोर्ट को बनाने के लिए कि प्रथम दृष्टिया ये फौजदारी केस नहीं है। उसके लिए आप अपना डिफेंस उसी हद तक रखेंगे जिसमें कि कोई बहुत कंट्रोवर्शियल एविडेंस देने की बात नहीं होती है। जज को अपना माइंड मेकअप करना होता है। ऐसी बात नहीं है कि जो आरोपी है वो रेमिडीलेस हो जाएगा, लेकिन उसको फौजदारी का रास्ता अख्तियार करना है कि उसको सिविल केस फाइल करना है या किसी और कोर्ट में जाना है। मेन ये उसको देखना है जज को, और उनका भी तजुर्बा होता है, उनका भी एक्सपीरियंस होता है। मार्गदर्शन के लिए ये व्यवस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट की, 4-वे टेस्ट वगैरह है, लेकिन उसमें इतना ही है। और ये चैलेंज हमेशा रहता है वकीलों के लिए कि कितना मटेरियल दें। हमारा बस इतना ही मानना है, और मैं जिन केसेस में मैं अपीयर हुआ हूँ या जिन केसेस के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ, उसमें उतना ही है कि जज के माइंड में ये डाउट हो जाए, उतना ही मटेरियल देना है अपने डिफेंस में कि जिससे कोर्ट को ये लगे कि ये फौजदारी का मुकदमा नहीं है, ये फौजदारी का नहीं हो सकता है। मतलब आप इतने भी एविडेंस ना दे दें कि ऐसा लगे कि हम ट्रायल कोर्ट में खड़े हैं। उतना भी एविडेंस नहीं कि जज उसको सिफ्ट करने में, उसको देखने में उसको परेशानी हो, लेकिन आप कुछ मुद्दों पे ज़रूर देंगे। एक तो आप डेट्स देंगे अगर उसमें डिले है, दूसरा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है तो उसकी कॉपी आप दिखाएंगे। और ये जो क्रिमिनल वाला अगर आप चीटिंग भी ले लें तो उसमें एक दुर्भावना होती है, पुराना उसमें कुछ एक षड्यंत्र होता है, उस तरह की चीज़ नेगेट हो जाती है अगर आपने कोई एग्रीमेंट करा हो। तो उस तरह के प्राइमरी फेस डॉक्यूमेंट्स आप दिखाएंगे जो बहुत गहन से, जिसकी परीक्षण की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अपने आप दिखा देते हैं, प्राइमरी फेस दिखा देते हैं कि ये फौजदारी मुकदमा नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। तो वो फाइन ट्यूनिंग हमेशा करनी पड़ती है। करेक्ट। 482 के लिए ये एक बहुत बड़ी एक आम लोगों में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, स्टेज, वो कौन से स्टेज है। आप जानते हैं क्रिमिनल एक केस की FIR, फिर उसके इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट हुई, चार्जशीट पे कॉग्निजेंस हुआ, फिर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया, फिर कोर्ट ने अलग अलग, फिर एविडेंस की स्टेज आ गई तो तमाम चीज़ें चलने लगी। सवाल ये है बहुत महत्वपूर्ण कि किसी भी मामले में जब व्यक्ति को लगता है कि मेरे खिलाफ ये झूठा मुकदमा है, वो किस स्टेज पे जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर बाई द वे उसे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि साहब हमारे पास आज चार्ज फ्रेम हो गया, हमको पता ही नहीं था कभी 482 की कोई पावर होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि निचली कोर्ट के एडवोकेट्स नहीं भी बता पाते हैं, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट ने किया है तो 482 की पावर्स को वो नहीं समझते, जानते, वो तो नीचे ट्रायल चलाना जानते हैं। तो वो अगर बाय द वे उस स्टेज को निकल चुका है, पहले तो वो स्टेज क्लियर हो जाए, और अगर वो स्टेज निकल गई है तब भी क्या 482 की रेमेडी उसके पास रहेगी सर, प्लीज़। देखिए, जो 482 जो 528 है, उसके 2 फीचर्स मेन होते हैं। उसमें एक तो ये फीचर होता है कि लॉ का मिसयूज़ अगर हो रहा हो, और दूसरा ये कि उस प्रोसीडिंग की वजह से मैनिफेस्ट इनजस्टिस हो रहा हो। और ये सब व्यवस्था इसलिए है कि टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो इसमें 2 स्टेजेस होती हैं। थोड़ा प्रोसीजर जो हाई कोर्ट से हाई कोर्ट में अंतर रखता है। जो FIR की स्टेज होती है उसमें कई हाई कोर्ट्स में, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, दिल्ली में भी रहता है, और हाई कोर्ट्स में
आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं उस एफआईआर को क्वॉश करने के लिए, और आप बातें वही उसमें लिखेंगे जहाँ पर इम्प्रॉबेबल होगा, या तो जो उसमें एलिगेशंस कहे गए हैं, या डिले, या सिविल नेचर, या जो भी, वो आप रिट पिटिशन के माध्यम से कह सकते हैं। दिल्ली में अगर दिल्ली हाई कोर्ट की बात करी जाए तो ये जो रिट पिटिशन है ये रेड विथ 482 होती है। 482 का पर्पज़ इतना है कि जो लीगल प्रोसेस है उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी स्टेज तब आती है जब अगर आपने एफआईआर को चैलेंज करा और किसी भी वजह से वो क्वॉश नहीं हुई। फिर एक स्टेज आती है इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट की। तो जब चार्जशीट तैयार हो जाती है, जब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होती है, तब जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होती हैं उनके लिए फिर उसके बाद, तब से लेकर और उसके बाद आप 482 की पिटिशन कर सकते हैं कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं रिलेटिंग टू उस एफआईआर एंड पर्टिकुलरली उस चार्जशीट, उसको क्वॉश किया जाए, और किस रीज़न से, क्योंकि तब तक इन्वेस्टिगेशन में आपका साक्ष्य एविडेंस भी आ गया होता है। तो ये दो मेरी समझ आप में बेस्ट क्या राय देते हैं किस समय तक चले जाना चाहिए? आपकी अपना अनुभव इसको लेके क्या कहता है? मान लीजिए कि अगर चार्ज फ्रेम की स्टेज पे ही वो खड़ा है और कॉग्निजेंस ले लिया कोर्ट ने चार्जशीट पर, और इसके बाद चार्ज फ्रेम की स्टेज पे खड़ा है, क्या उस समय जाना चाहिए? मतलब आपका बेस्ट क्या मेरी तो पर्सनल राय ये है कि देखिए, फौजदारी मुकदमा तो फौजदारी मुकदमा ही होता है। अब वो जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी है, वो जब ये करता है, जो अक्यूज्ड है वो अपनी समझ में एट द फर्स्ट स्टेज ही उसको जाना चाहिए। जब अगर एफआईआर बिल्कुल ही ऐसी है जो जिसमें ना कोई ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है, जो बिलेटेड भी है, डिलेड भी है, इनहेरेंटली इम्प्रॉबेबल है, तो उसके एफआईआर इटसेल्फ के क्वॉशिंग के लिए जाना चाहिए। और अगर फर्ज किया किसी वजह से लेट हो जाता है, या जो भी होता है, या ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे चल रहा है, उसमें कोई वैसा नहीं है कि अरेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, तब उस स्टेज के लिए वेट करना चाहिए कि अगर चार्जशीट फाइल होती है नहीं होती है। कभी कभी ये भी धारणा होती है कि इन्वेस्टिगेशन में ही फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी, क्लोजर रिपोर्ट लग जाएगी। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन को लेकर भजन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा करके एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट था, जो हम लोग लॉ स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, आम लोग भी। हमने कई बार जब 482 को लेकर वीडियो बनाया तो आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं कि साहब ये इस भजन लाल वाला क्या जजमेंट। भजन लाल वाला जजमेंट आज भी प्रभावी है, वो चल रहा है, या उसमें कोई बदलाव आए हैं? और क्या ये जजमेंट क्या बदला, इसने क्या बदलाव किया बड़ा, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों। भजन लाल में मुख्य तौर पे ये 482 की पावर को लेके मसला आया था, और उसमें इतना तो था कि 482 की जो पावर है उसको इस्तेमाल करके आप जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं एफआईआर से जो शुरू होती हैं उनको आप क्वॉश तो कर सकते हैं जी। लेकिन उसमें स्कोप ज़रा थोड़ा इंटरप्रिटेशन हाई कोर्टों ने उसमें यही निकाला ये करके कि मतलब शुरू की स्टेज में ये उपयुक्त नहीं होगा कि आप करें अगर प्राइमा फेसाई एफआईआर में कोई ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो एफआईआर्स थे, बहुत सारे जो प्रोसिक्यूशंस थे, वो बल्कि कोर्ट ही वही होता था करके कि पावर तो है आपके पास, लेकिन ये मामला डाउटफुल है कि शुरू में आप कर सकते हैं कि नहीं, मतलब जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो चलने दीजिए। उसमें बदलाव अब ये आ गया है कि अब जैसा मैंने कहा जो अव्यवस्थाएं आई हैं उसमें अब ये देखा गया है कि इतने सारे फॉल्स मुकदमे आने लगे हैं क्रिमिनल वाले अलग अलग क्षेत्रों को लेके, और जैसे जैसे समय गुजरा है वैसे वैसे जो डिस्प्यूट्स का नेचर है, चाहे पारिवारिक हों, चाहे महिलाओं को लेके हों, चाहे लैंड को लेके हों, बढ़ती ही जा रही हैं। और जब मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं तो ये भी देखा गया है कि जो फॉल्स एक्यूजेशंस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए अब ये जो पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं कि प्राइमा फेसाई स्टेज में ही हाई कोर्ट को ये देखना है, मेरी समझ में वो सबसे बड़ा बदलाव है जो भजन सिंह में जो प्रिंसिपल्स थे कि ठीक है पावर तो है लेकिन उस पावर का बैलेंस्ड और सही आपको उपयोग शुरू की स्टेज, नेसेंट स्टेज में ही करना है, वो आपका उत्तरदायित्व है। ठीक है, ठीक है। एफआईआर की क्वैश की हाईकोर्ट को 482 में पावर है, क्या साइमल्टेनियसली चार्जशीट पर भी हाईकोर्ट के पास यही पावर है? बिल्कुल बिल्कुल। चार्जशीट तो एक स्टेज होती है, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू होती हैं वो एफआईआर से जो शुरू होती हैं, इन्वेस्टिगेशन करके जब चार्जशीट लगती है और चार्जशीट जब दाखिल होती है कॉम्पिटेंट कोर्ट में
जब उस पर संज्ञान लिया जाता है तब औपचारिक रूप से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू होती हैं और उसके बाद फिर चार्जेस फ्रेम होते हैं और फिर ट्रायल चलता है। तो जो 482 की पावर है क्लासिकली ये, जैसा मैंने कहा कि एफआईआर स्टेज पे भी हो सकती हैं रिट के साथ 482 की जो स्टैट्यूटरी पावर है उसका करके, और उसके बाद जब एक बार चार्जशीट फाइल हो जाती है तब आप रिट पिटिशन तो नहीं कर सकते हैं, तब केवल इस 482 या 528 का उपयोग करके फिर उन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन सर इसके साथ ही एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये बनता है कि चार्ज जिस समय आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो गया है तो जनरली क्या होता है कि या तो आप डिस्चार्ज मूव करें या हाई कोर्ट में 482 के थ्रू उससे करें। डिस्चार्ज को लेकर खासकर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, हमारे जो उत्तर प्रदेश के दर्शक हैं हज़ारों की संख्या में फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं साहब डिस्चार्ज कितना भी फाइल कर लो, अदालतें डिस्चार्ज को लेकर बड़ी मतलब सुस्त हैं, तो फिर बाद में जाके उसका रिव्यू। डिस्चार्ज को लेके क्या प्रॉब्लम है, मतलब इतनी क्यों समस्या आती है? विप्लव जी देखिए, जो सेशंस की अदालत है, मैं इतनी कह पाऊँगा, हालांकि पावर्स सब हैं उनके पास। जहाँ तक फौजदारी मुकदमे हैं, जितनी पावर्स हाई कोर्ट के पास हैं, अगर आप क्रिमिनल रिवीजन लें, वही पावर्स सेशन जज के पास भी हैं। लेकिन जो मेरा तजुर्बा कहता है वो यही है कि उनका इस्तेमाल उस तरह से नहीं होता है सेशंस कोर्ट द्वारा कि जिससे जो अक्यूज़्ड है उसको उस तरह की रिलीफ मिल सके। वो थोड़ा उन लाइंस पे चलते हैं। अब उसको आप कह लीजिए कि थोड़ा ज़्यादा केयरफुली करते हैं या किसी फैक्टर की वजह से वो अपना जो एक जुरिस्डिक्शन पावर है उसको उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो करना चाहिए उनको, लेकिन नहीं होता है वो। इसीलिए अधिकतर देखा गया है कि ये डिस्चार्ज की स्टेज पे मुकदमे खारिज होते हैं, मामला घूम के फिर हाई कोर्ट में ही आता है। और हाई कोर्ट में आता है 482 की बहुत वाइड पावर है जिसमें और फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, तो इस तरह से कुछ रहता है। कोई व्यक्ति किसी एफआईआर से क्षुब्ध है और उसने 482 की पावर का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट में उसको किया है, तो क्या सभी पक्षों को हाई कोर्ट सुनेगा या केवल उस व्यक्ति को सुन के ही खारिज करेगा? क्या मतलब सभी को नोटिस जारी होंगे या सभी, जैसे मेरे खिलाफ किसी ने एफआईआर करा दी तो मैं जब कोर्ट के सामने जाऊंगा तो उस पक्ष को भी बुलाया जाएगा जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर करी, या कोर्ट मुझे ही सुन के एफआईआर खारिज कर सकता? वो उसका क्या आंसर? एफआईआर फाइल हुई जी, अगर मिसाल के तौर पर ले जाए आपके खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, तो जो अक्यूज्ड है जिसके अगेंस्ट है वो तो वही जाएगा। हाँ, और उसमें जो नेसेसरी पार्टी, एक तो स्टेट पार्टी होगी, क्योंकि स्टेट होता है कस्टोडियन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन। तो एक तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो स्टेट है उसको पार्टी बनाया जाएगा, और दूसरी पार्टी इन्वेरिएबली बनेगी जो कंप्लेनेंट है जिसने ये आरोप लगाया है। तो ये दो पार्टीज बनेंगी, और हम जो कहेंगे तो आरोपी को भी उसमें सुना जाएगा और स्टेट को तो सुना ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कि हाईकोर्ट अगर इस मामले में आप गए, अपना पूरा प्रयास किया और नहीं करता है, तो क्या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की व्यवस्था है? उसका क्या प्रोसेस? उसके बाद ऐसा है कि आप जब 482 में हाई कोर्ट गए हैं और अगर जिस भी वजह से आपको अगर वहाँ सफलता नहीं मिली, हाई कोर्ट ने आपकी अगर याचिका खारिज कर दी, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आने की पूरी व्यवस्था है। एसएलपी फाइल होती है फौजदारी वाले सेक्शन में, एसएलपी क्रिमिनल फाइल होती है, और जो बातें आपने हाई कोर्ट के सामने उठाई थी और हाई कोर्ट का फैसला देखा जाता है, और पूरा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट आने का ऐसे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। क्या ये 482 के हाई कोर्ट को जो इनहेरेंट पावर है सर, वो सीमित है, असीमित है? ये क्या है इस तरह की पावर? आपका कानून का जो ज्ञान है उसके मुताबिक उस पावर को कैसे देखते हैं? पावर अगर मैं कहूँ कि असीमित है तो ऐसा तो नहीं है। उस पावर का प्रयोग जो है बहुत वाइड पावर है। जब 482 या 528 ये कहता है कि आप एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए हर वो कदम और हर वो डायरेक्शन देंगे, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी पावर बन जाती है। और आप जब ये उसमें लिखते हैं कि आप जो निर्देश देंगे या जो फैसला देंगे, इट विल बी टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ कोर्ट प्रोसेस, तो वो अपने आप में बहुत
बड़ी व्यवस्था हो जाती है। तो इसमें आपका जो प्रश्न था, असीमित तो नहीं है, सीमाएं हैं उसकी, लेकिन उसका इस्तेमाल हाई कोर्ट या जो कोर्ट कंसर्न्ड है वो कैसे करती है वो सबसे ज़रूरी है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आप एक तो बैलेंस्ड अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, कि ये नहीं है कि आप या तो अक्यूज़ की तरफ से या कंप्लेनेंट की तरफ से ही मैनिफेस्टली वो करेंगे, दोनों पक्षों को आप सुनेंगे, दोनों का जो कहना है, जो एफआईआर में कहा गया है और जो डिफेंस है अक्यूज़ड का, वो, और एक प्रैग्मेटिक अप्रोच आप उसमें लेंगे कि जिससे जो मसला है, और तीसरा एक्सप्रेशन इस्तेमाल करा है सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन। तो जिस परिप्रेक्ष्य में वो कंप्लेंट करी गई है, किसके द्वारा करी गई है, कब करी गई है, क्या उसका कंटेंट है, उसको आप कंसिडर करेंगे, कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, आप पार्टीज़ को सुनने के बाद करेंगे और बैलेंस्ड और प्रैग्मेटिक वे में करेंगे। तो वो एक अप्रोच कही गई है। करेक्ट। तो उस पर कोई सीमाएं नहीं हैं, जी। लेकिन एक जैसे कहते हैं प्रोसीजरली उसको सक्षम और कॉम्पिटेंट होना चाहिए उस अप्रोच लेकिन को। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए ये बात कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों को भी और सर आपसे भी, कि इसको लेके मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, फिर भी आम आदमियों की जो बातचीत है, जो वो कॉल्स करते हैं या बात करते हैं या अपनी समस्या बताते हैं, उसके आधार पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। लगातार ये बात आम आदमी के बीच में है कि साहब जाते हैं हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट रिलीफ नहीं देता है और बाद में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत देश बड़ा है और व्यक्ति के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की क्षमता, प्रतिभा नहीं हो सकती या उसके पास साधन बुद्धि नहीं हो सकती। आपका अपना 4 दशक का अनुभव क्या कहता है कि इस पे कुछ तथ्य सही है या नहीं, आंकड़ा कुछ और कहता है? क्या आपका अपना टेक क्या है? नहीं विप्लव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आंकड़े जो हैं वो थोड़े खिलाफ हैं जो लोग रिलीफ के लिए जाते हैं, और वो इसीलिए, जो आपने इसके पहले कहा था कि ये बहुत ही फाइन लाइन है, बड़ी फाइन ट्यूनिंग है। इसमें जो एक कॉमन और बहुत ही साधारण सा जो एक अप्रोच होता है वो यही होता है कि भाई जो कहना है आप ट्रायल में कह दीजिएगा, क्योंकि आपके खिलाफ इसमें एफआईआर में जो हैं वो एलिगेशंस हैं और इसमें जो ऑफेंसेस हैं वो बनते हैं। तो इसलिए ये जो फाइन ट्यूनिंग है, ये जो एक अप्रोच है जिसको मैंने पहले कहा था क्लासिकल अप्रोच है, उसको मेरी समझ में बदलना होगा। और उसी की तरफ जो हाल के जो निर्णय भी आए हैं, जो एक न्यायपालिका की जो अब एक चेंजिंग अप्रोच है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में है कि ये बैलेंस्ड अप्रोच, कॉन्टेक्चुअल अप्रोच और प्रैग्मेटिक अप्रोच। मेरे हिसाब से ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिनको माइंड में रख के चलना होगा, और उस हिसाब से ही फिर सबमिशंस होके और पूरा एक्सपेक्टेशन नहीं करना पड़ेगा कि हाई कोर्ट उस बात को अप्रिशिएट करे। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हाई कोर्ट उस बात को अप्रिशिएट करके इन तीनों फैक्टर्स को लेके नहीं चलती है, तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। समझौता, आपसी समझौता जो एक बड़ा पॉइंट है, एक तो हम आपसे वो जानना चाहेंगे कि किस तरह के मामलों में समझौता पे जाया जा सकता है और हाई कोर्ट उस समझौते को स्वीकार करता है। क्या ये रेप, मर्डर या इस तरह के अपराधों पर भी लागू होता है? उस समझौते की डेफिनीशन क्या होगी जो हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है? उसको लेके कानून क्या कहता है सर? देखिए, कानून तो ये कहता है कि अदर देन जो मॉनेटरी ऑफेंसेस होते हैं, छोटे मोटे होते हैं जिसमें सज़ा भी कम होती है, कंपाउंडिंग का जो प्रोविज़न है उसमें तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मर्डर का कोई मुकदमा है या मर्डर का चार्ज है, तो उसमें क्लासिकली कंपाउंडिंग परमिटेड नहीं है। जहाँ तक रेप की बात है या सेक्सुअल ऑफेंसेस वगैरह की बात है, उसमें देखिए कुछ व्यवस्थाएं ऐसी भी कहती हैं कि अगर फ़र्ज़ किया, थोड़ा अब कोर्टों का ये भी हो गया है कि अगर, जैसे कहते हैं कि अगर दोनों पार्टीज़ राज़ी हैं और अगर साथ रहने को तैयार हैं, अगर हम सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करें, तो उसमें कंपाउंडिंग वो फॉर्म ले लेती है कि ठीक है, अंडरटेकिंग आप देंगे कि आप साथ रहेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस कि दूसरे के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वो किया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि कंपाउंडिंग रूल नहीं है, इट इज़ ओनली एक्सेप्शन, और कुछ ही केसेस में आप उसको सेटल आपस में कर सकते हैं, और नहीं तो फिर जो ये न्यायिक जो व्यवस्था है
वो अपना रास्ता लेती है। लेकिन उसके कारण ये हुआ है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ठीक है कि कम से कम मुकदमा ख़त्म हो गया, लेकिन उसके पीछे की जो मंशा होती है वो मंशा नहीं दिखती है। ज़्यादातर तो मामलों में आप जानते ही हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट के बहुत से हज़ारों इस तरह के मामले आ रहे हैं जहाँ ब्लैकमेलिंग के लिए वो दर्ज कराया गया। अब व्यक्ति अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए उस लड़की से शादी करने के लिए भी अब तैयार हो गया। अब क्या करे, उसके पास मजबूरी है। जबकि हो सकता है कि शादी दो व्यक्ति दो परिवारों के मिलान के एक विषय है, जो कोई ज़रूरी नहीं है। अब हाई कोर्ट कहेगा कि नहीं साहब आप शादी कर लीजिए तभी हम छोड़ेंगे आपको। तो आपको लगता है कि इस तरह के मामलों में एक ब्लैकमेलिंग भी शामिल हो गई है, बहुत देखने में आ रहा है? विप्लव जी, ब्लैकमेलिंग का तो बहुत बड़ा इसमें वो है। कई केसेस मेरे सामने आए। अभी भी मैं एक केस का वो कर रहा हूँ जहाँ पर एलिगेशन ही आया कि बुलाया काम के उसमें और उस तरह का रेप का चार्ज उसमें करा, और उसके बाद कई साल बाद फिर उसके बाद उसको टेकअप करा। बीच में ब्लैकमेलिंग की भी बात आई बीच में। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये एक ट्रेंड है ज़रूर। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि वेरियस कोर्टों का ये मीडिएशन वगैरह को भेजने का तो एक क्रम शुरू हो गया है जहाँ पर दोनों पार्टीज़ तैयार हैं। लेकिन इम्पोज़ करने वाली बात यह है कि आपको शादी अगर आप कर लेंगे तो आपका वो हो जाएगा, मेरे ख्याल से कोई वैसे प्रेशर वाली बात नहीं है और ना होनी चाहिए। और जहाँ तक ये ब्लैकमेल और जो इस तरह की चीज़ों की बात है, तो उसमें तो फिर ये चीज़ जब तक मुकदमे में तय नहीं होती है तब तक किसी तरह का सेटलमेंट होना या वो करना या प्रेशर में आके करना, वो तो इवन अदरवाइज अपने आप में भी इट इज़ नॉट प्रॉपर। एक उदाहरण के साथ कि अगर मान लीजिए कोई झूठी FIR बाय द वे हो जाती है और 482 में आप चैलेंज करते हैं, हाई कोर्ट प्राइमा फेसाई देखता है कि नहीं इसके पीछे का मोटिव अलग था, वेग है और मैनिफेस्ट इनजस्टिस है वगैरह वगैरह, और उसको FIR को खारिज कर देता है। क्या सर कोई खारिज करने के बाद मुआवजे की कोई व्यवस्था का है, या उस व्यक्ति जिसने उस व्यक्ति के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करा दी उसको प्रोसिक्यूट करने का कोई तरीका है? देखिए, उसमें ऐसा होता है, जो प्रोविज़न है वो ये है, अगर हाथ के हाथ हो जाता है तब तो कोई मुआवजे की बात नहीं उसमें आती है। लेकिन जैसे मैंने पहले कुछ केसेस का उदाहरण दिया जो सुप्रीम कोर्ट तक आ गए, उसमें कोर्ट ने कंप्लेनेंट को भी और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनको भी उन पे भी कॉस्ट लगाया है। वो तो इतने टाइम हो गया जो जना आया, इतने टाइम उसने इसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को झेला, तो उसमें कॉस्ट उन्होंने लगाया और उस तरह की व्यवस्था दी। तो शुरू में हो जाए तब तो कॉस्ट का ऐसा वो नहीं होता है। जहाँ तक प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट करने की बात है, जो कंप्लेनेंट है अगर गलत कंप्लेंट करी है और फर्जी कंप्लेंट है, तो उसमें प्रोविजंस हैं, परजुरी वगैरह के भी प्रोविजंस हैं जिसके खिलाफ आप जा सकते हैं ये करके कि जो उन्होंने बोला, झूठ बोला, एक बार जब ये बात हो जाती है कि ये कंप्लेंट गलत थी, तो वो रास्ता आप कर सकते हैं। उसमें पीनल प्रोविज़न भी है, उसमें जुर्माना भी लग सकता है, उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 482 का इस्तेमाल करते हुए बहुत बार ये शब्द यूज़ किया है, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ बेसिकली न्यायपालिका कोर्ट का एक प्रोसीजर और एक व्यवस्था होती है। वो वैसे ही हुआ कि अगर आपने अपना पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए, खासकर अनुचित अगर कोई आप आपस में जो भी आपका रंज भेद जो भी है वो कर रहे हैं, अगर आपने उसके लिए गलत अपना चाहे बदला लेने के लिए, चाहे दुर्भावना से जिस भी करके अगर आपने कोर्ट की व्यवस्था का इस्तेमाल करा ये करके कि आपने FIR करा, तो उसके बाद मामला घूम फिर के कोर्ट में ही आता है, तो उसी को कहा जाता है कि दिस इज़ अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसीलिए ये हो गया है कि हाई कोर्ट वो सब डायरेक्शंस कर सकता है, वो सब व्यवस्थाएं दे सकता है जिसमें उनको लग रहा हो कि ये जो एक्शन करा गया है, चाहे फौजदारी का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, दिस अमाउंट्स टू अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। कोर्ट का जो प्रोसेस है, कोर्ट की जो मर्यादा है, कोर्ट की जो प्रोसीजर है, उसका दुरुपयोग इज़ अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। करेक्ट साहब। लास्ट में आपसे एक इस पे अंतिम क्वेश्चन लूँगा कि
हमारे जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं लाखों की संख्या में, जो परेशान हैं, नहीं समझ पाते हैं, वो ये कैसे जानेंगे कि ये स्टेज है या ये एफआईआर ऐसी है जो 482 या 582 482 या 528 BNSS के तहत हमको हाईकोर्ट जाना चाहिए? वो प्राइम ऑफ एसआई कैसे समझें, उसका कोई तरीका अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें। लास्ट क्वेश्चन सर। विप्लव जी, इसमें सिंपल है। देखिए, अगर फर्ज किया कोई लैंडलॉर्ड है, अगर फर्ज किया कोई लैंड ओनर है, अगर फर्ज किया पारिवारिक मामला है, अगर फर्ज किया महिला या पुरुष के बीच में कुछ संबंध की बातें हैं, जो भी जिसके खिलाफ कर रहा है, अगले को एक आइडिया हो जाता है कि हमारे जो रिलेशंस हैं या नहीं भी हैं, अगर हैं तो किस चीज़ से गवर्नड हैं, कोई एग्रीमेंट से हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट से हैं, कोई व्यवस्था से हैं। तो ये जो क्रिमिनल केस हमारे ऊपर करा गया है वो उचित है कि नहीं है, उसी से आभास हो जाता है कि क्रिमिनल केस तो इसमें बनता ही नहीं है। अगर फ़र्ज़ किया एक हमारा टेनेंट है जिसको हमारा मकान खाली करना है, कुछ भी सोच के खाली नहीं करना है उसको, हमारे खिलाफ वो चाहे चीटिंग का, चाहे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, चाहे मारपीट करने का मुकदमा कर देता है, तो वो हमें पता होता है कि वो किस वजह से कर रहा है, तो वो इमीडिएट रीज़न बन जाएगा कोर्ट में जाने का। कई बार मनी की बात होती है, जब पैसा हम किसी को देते हैं, अगर वो वापस नहीं कर रहा होता है, नहीं कर पा रहा होता है, नहीं करना चाहता है, तो वो फौजदारी का केस कर देता है। इसी उससे कि किसी तरीके से ये अपना कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स ना कर पाए, मतलब प्रेशर बिल्डअप करने वाली बात, आर्म ट्विस्ट करने वाली बात, उससे उस जने को आइडिया लग जाता है कि ये तो बिल्कुल ही दुर्भावना और फर्जी एफआईआर है। ऐसे ही कई सारे मसले हैं जिसमें जो पीड़ित पार्टी है, जो अफेक्टेड पार्टी है, उसको पता चल जाता है और वही उसका केस बन जाता है, वही उसका डिफेंस बन जाता है। करेक्ट। और उसमें बस हमारा वही जो हम पहले भी चीज़ कह रहे थे, इमीडिएटली कोर्ट जाने का व्यवस्था करनी चाहिए और हाई कोर्ट में, और अपने साथ सब कागज़ होने चाहिए। क्या उसके कागज़ पत्तर हैं, क्या सिविल नेचर की, अगर सिविल नेचर को अगर क्रिमिनल बना के किया जाता है वो सब, तो ये सब व्यवस्थाएं अपने पास रख के, और कोई रीज़न नहीं है कि। तो मैं अपने दर्शकों को बहुत आम भाषा में जो सर ने कहा वो और बता दूं कि प्रथम दृष्टया प्राइम ऑफ एसआई, अगर आपको लगता है कि इसके पीछे की कहानी क्या है, ये एफआईआर क्यों करी गई है, किस मुद्दे की गई, चूँकि मेरा झगड़ा था, चूँकि मेरा पारिवारिक इनसे लेन देन था, क्योंकि मेरी ज़मीन का विवाद इनसे चल रहा था, चूँकि ये मेरे किराएदार हैं, या चूँकि मेरे ये मकान मालिक हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसके पीछे की आपको तो कहानी समझ ही आ जाएगी ना, क्योंकि आपके खिलाफ मुकदमा हुआ है। तो आप रवि सर लगातार इस बात को कह रहे हैं कि प्रथम स्टेज पे ही एफआईआर होने के बाद ही आप सीधे जाएं, इसका वेट ना करें इन्वेस्टिगेशन का, कि इन्वेस्टिगेशन होगा जी और चार्जशीट आएगी, हम तो बाहर हो जाएंगे, पुलिस मदद कर देगी, और थोड़ा बहुत आम लोगों में एक चर्चा भी रहती है। तब तक तो पूरा हैरेसमेंट भी हो गया होगा, तब अगर आप इन्वेस्टिगेशन तो अब चूंकि पुलिस घर पे आ रही है तो आप सोचते हैं कि साहब पुलिस के लेवल पे अगर काम हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि पुलिस कुछ ले भी गई है और चार्जशीट भी फाइल कर दी आपके अगेंस्ट में। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्राइम ऑफ एसआई, अगर आपको लगता है कि सब तो झूठा है, हुआ ही नहीं है, बात कुछ थी, कुछ बनाई गई है, तो आप तुरंत हाई कोर्ट में जाएं। रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद लीगल रिपोर्टर के, आपने बहुत समय दिया। और जो हमारे दर्शक हैं लाखों की संख्या में, जो बेचारे परेशान हैं, नहीं जानते कि क्या करना है, और बहुत बहुत तो ऐसे आते हैं कि ट्रायल करीब करीब ख़त्म होने के तब उन्हें पता चला कि 482 की कोई स्टेज थी जहां हम इस झूठे। मुझे विप्लव जी पता है कि इतनी ज़्यादा परेशानी, इतना हैरेसमेंट, इतना कुछ हो गया होता है, और उसमें आप समझिए उनका खर्चा, उनका मतलब परिवार इसमें तबाह से हो जाता है। तो इसलिए हमारा उनको एक और केवल एक संदेश है कि आपको अगर लग रहा हो कि आप पे अनुचित मुकदमा करा गया है, इसको फौजदारी का रूप देके, जो फौजदारी का नहीं है, तो आप नेसेंट या शुरू की स्टेज में वो मत सोचें कि अगर हम शुरू में चले जाएंगे तो हमको रिलीफ नहीं मिलेगी। जितनी जल्दी हो अपना जो आपका डिफेंस है, कागज़ जो आपका केस है, लेके आपको अपने हितों का और अपने राइट्स का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और एक अंतिम बात जो आपने कही, मैं उसके साथ ऐड करता हूँ, जो आप लगातार एक बात कहते हैं कि साहब वो फलाने गए थे, उनको तो हाईकोर्ट से रिलीफ में नहीं मिला, वो गए थे उनको तो नहीं मिला, साहब हमको क्यों मिल जाएगा। साहब मुझे एक बात बताइए, आपके खिलाफ एक झूठी एफआईआर हो गई है, आप नहीं जाओगे तो उस प्रोसेस को झेलोगे ना, और प्रोसेस ही अपने आप में पनिशमेंट है।
साहब सब नौकरी पानी छोड़ के, दुकान छोड़ के, मकान छोड़ के, खेत छोड़ के, जिस दिन तारीख लगेगी आपको जाना पड़ेगा, ट्रक से, बस से, टेम्पो से बैठ के जाना पड़ेगा। जब हाई कोर्ट के पास ये पावर है और आप एक्सरसाइज तो करो, वो क्या करेगा नहीं करेगा ये आप पहले से मत डिसाइड करिए। कम से कम एक शक्ति है जो प्रथम दृष्टया अगर आपको पता है कि साहब मैंने ये किया है। और इसमें जी, सबसे बड़ा मैं एक इसमें चीज़ और ऐड करूंगा कि उस पूरे विश्वास से जाइए। जितनी व्यवस्थाएं आ रही हैं वो जो अक्यूज्ड है उसके फेवर की आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि आप इसको देख के आप अक्यूज की मदद करेंगे। तो उस विश्वास से जाइए कि लीगल व्यवस्था जो है वो आपकी मदद करेगी अगर इस तरह का अनुचित या झूठा मुकदमा आपके अगेंस्ट फाइल कराएगी। बिल्कुल 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 रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सो मच। थैंक यू नमस्कार। थैंक यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।